उमर अब्दुल्ला साहब ने मरकजी सरकार से गुजारिश की कि मेरे पास अच्छी गाड़ियां नहीं है, इन गाड़ियों में मुझे सड़कें खराब है, जंप लगते हैं, मेरे को बेहतरीन गाड़ियां जो है वो सैंक्शन की जाएं। 3.5 करोड़, लगभग 4 करोड़ की जो है 3 गाड़ियां। पुंछ में हमारे जो अब मौजूदा एमएलए साहब हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बीजेपी के खिलाफ बड़े बड़े नारे देते थे, मुसलमानों को बचाने की बात करते थे। आज की डेट में सबके जो है वो मुंह बंद हो गए हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब का हुक्म आ गया है कि भाई हम इलेक्शन जीत चुके हैं। जितना लोगों को बेवकूफ बनाना था, लोग बेवकूफ बन गए हैं। इलेक्शन से पहले मरकज को आंखें दिखाना स्ट्रेटजी थी, ये सब मिली भगत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की प्लानिंग थी, क्योंकि बीजेपी को पता था कि पीडीपी को जम्मू कश्मीर से बाहर रखना है। तो बीजेपी के पास एक ही ऑल्टरनेटिव था, जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं मेरे रिश्ते तो होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से, उन्होंने तो मेरी पीठ थपथपाई है और कहा है उमर अब्दुल्ला साहब आप काम करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपने जो है डट के लोगों के काम करने हैं। और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से पहले कहती थी बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ है, होम मिनिस्टर मुसलमानों के खिलाफ है, प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों के खिलाफ। लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं दिया। लोगों ने अगर डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया होता तो जो मरकज के साथ जो यहाँ की हुकूमत तालमेल बना सकती थी उसको लाना चाहिए था। लोगों ने सेंटिमेंट के नाम पे वोट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 45 सीटें जीती। मैनिफेस्टो की बात करूं, 200 यूनिट फ्री, 5 से 10 किलो राशन, 1 गैस सिलेंडर महीने का फ्री, और हॉस्पिटल्स के हालात ठीक हो जाएंगे, 1 लाख जो है वो रोजगार दे रहे हैं। हमारे रजौरी पूंछ के जो 7 एमएलए हैं, ये इस वक्त मतलब इतना डर डर के जी रहे हैं, इनको लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब नाराज हो गए, अगली बार हमें मैंडेट नहीं मिलेगा। उमर अब्दुल्ला साहब नाराज हो गए, हमको जो है वो चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर जो है वो नहीं बनाया जाएगा। कश्मीर की जो लीडरशिप है, इसने हमेशा जो है वो कश्मीर के बारे में सोचा है, कश्मीर की तरक्की के बारे में सोचा है। आज भी देखें उमर अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि मैक्सिमम टूरिज्म जो है वो कश्मीर में आए। सरकार का टोटल फेलियर है ग्राउंड पे। आप देखें, अब मंडी इलाके की आपकी अगर मैं बात कर लूं, राशन टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, ठंड में लोग परेशान हाल है, बाकी जो बेसिक चीजें हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है, सड़कों का जो बुरा हाल है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एडवोकेट आफ्ताब गनी साहब। आफ्ताब साहब, आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया अफ्तार भाई। आफ्ताब साहब, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बोली थी अलग थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पे उनकी जो बोली है वो पलटती हुई नजर आ रही है। उमर साहब ने पहले इलेक्शन से पहले कुछ और कहा था, लेकिन अब वो कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है मीटर्स के मुतालिक 200 यूनिट बिजली फ्री देने के बजाय, तो किस तरह आप देखते हैं? इतवार भाई देखें, जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ना वो पूरे हिंदुस्तान से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ लोग, एक वक्त था जब लोग डेवलपमेंट के नाम पे वोट देते थे ताकि उनके इलाके में तरक्की हो, ऐसा कोई एमएलए आए जो लोगों की भलाई के बारे में सोच सके, वहां के रहने वाले जो नौजवान हैं उनके मुस्तकबिल के बारे में सोच सके, उनको किस तरह की तरीके से जो है रोजगार मिले। आप देख रहे होंगे कि पिछले 20-25 सालों में हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो बदल चुकी है और उसका असर जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में भी इस इलेक्शन को देखने को मिला। अब मैं किसी सियासी जमात का नाम लेने से परहेज करूंगा। जो भी सियासी जमातें इस बार इलेक्शन में आई, पहले तो 10 साल इलेक्शन नहीं हुए, इन्हीं लोगों ने कहा कि गवर्नर साहब कुछ नहीं कर रहे, गवर्नर साहब के हाथ में सरकार है, अगर हम सरकार में होते तो हम डेवलपमेंट करते, हम सड़कें बनाते, हॉस्पिटल बनाते, स्कूल्स को अपग्रेड करते, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचते। चले, गवर्नर साहब, इनके बकोले गवर्नर साहब ने 10 साल जम्मू कश्मीर को पीछे कर दिया। अब जब 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये इस्लाम के नाम पे मुसलमानों को जो वो डराना शुरू हो गई कि जनाब अगर हम जो हुकूमत में नहीं आए तो बीजेपी आपको खत्म कर देगी। कश्मीर में आप जहां भी तकरीर सुने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के लोग हों या बाकी जमात के लोग हों, वो सिर्फ लोगों में जाके लोगों के जज्बातों के साथ खेलते रहे कि जनाब अगर बीजेपी को दूर रखना है, क्योंकि बीजेपी ने जो है वो 10 साल लोगों का नुकसान किया जम्मू कश्मीर में, अगर बीजेपी को दूर रखना है तो हमें सरकार में लाओ,
हमारे सरकार में आने से जो है वो मुसलमान बच जाएगा, हमारी मस्जिदें बच जाएंगी, आप 5 टाइम नमाज पढ़ सकोगे, आपको दकड़ पकड़ नहीं होगी, आपको मारा पीटा नहीं जाएगा। एक पॉलिटिकल सिनेरियो वो लोगों के जहनों के साथ जो है वो धोखा किया गया। और उन तकरीरों में हम लोगों ने बड़े मतलब इत्मीनान से वो तकरीरें सुनी। हमने सोचा वाकया बीजेपी बहुत बड़ा जुल्म कर रही है जम्मू कश्मीर में। जब ये सरकारें आएंगी जो ये वोट मांग रही है मैनिफेस्टो के तहत, अभी मैनिफेस्टो की बात मैं अभी नहीं करूंगा, कि जनाब ये हम मुसलमानों को जो बचाएंगे और ये 5 वक्त जो हम नमाज पढ़ते हैं, ये 5 वक्त अगर हमने आगे कंटिन्यू करनी है नमाज, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को या बाकी जमातों को सरकार में लाना जरूरी है। अगर ये नहीं आई तो मुसलमान जो है जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगा। वो सेंटिमेंट को जो है वो बेचा गया। और उमर अब्दुल्ला साहब, अगर आपको याद होगा, एक बार उमर अब्दुल्ला साहब ने मीडिया के सामने कहा था कि डेवलपमेंट पे नहीं, ये जो वोट मांगा जाएगा ये सेंटिमेंट्स पे मांगा जाएगा, ये वोट 370 पे मांगा जाएगा, 35 पे मांगा जाएगा, और बहुत सारी चीजें जो है उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है प्रेस के सामने कही, और यही सेंटिमेंट का वोट दिया। अगर अब लोगों ने, इफ्तिकार भाई, सेंटिमेंट हो मतलब सेंटिमेंट्स में आके उमर अब्दुल्ला साहब को 45 सीटें दे दी और जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बना दिया, अब लोग क्यों रो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर आप आराम से 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, आपको 2 वक्त की रोटी मिले ना मिले, आपको तो उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है सरकार बना के जो है जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान जो है वो सेव हो गया है। तो ये हमारी लोगों की, इफ्तिकार भाई, बदकिस्मती है। वोट जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे देना होता है, लेकिन हमने सेंटिमेंट उस दायरे में आके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को 45 सीटें दे दी। अब किसी की टोपी सिर पे थी, किसी की टोपी नहीं थी, अब उस टोपी बचाने के चक्कर में जो है लोगों ने कहा जी यही सही लोग हैं, उन्हीं को वोट देना चाहिए। तो डेवलपमेंट तो इसमें शामिल ही नहीं थी। आज लोग रो रहे हैं जी हमें हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है। तो इफ्तिकार भाई, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आपने सेंटीमेंट के नाम पे वोट दिया, और सेंटीमेंट के नाम पे जब आप वोट देते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ये खेल चल रहा है। हिंदू हिंदू के नाम पे वोट मांग रहा है, मुसलमान मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहा है, और जब ये लोग कुर्सी पे बैठते हैं, मुसलमानों का भी बेड़ा गर्क हो रहा है, और मेरे हिंदू बरादरी का भी पूरे हिंदुस्तान में जो है वो बेड़ा गर्क हो रहा है। अगर अब मैं मैनिफेस्टो पे आऊं, देखें इफ्तिकार भाई, हमेशा मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूं, पेशे से वकील हूं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जो है मैनिफेस्टो पेश करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन लोगों ने अपना मैनिफेस्टो पेश किया, और उस मैनिफेस्टो में लोगों को में भी लगा होगा, मैं तो साफ कहता हूं कि लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं दिया। लोगों ने अगर डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया होता तो जो मरकज के साथ जो यहां की हुकूमत तालमेल बना सकती थी उसको लाना चाहिए था। लोगों ने सेंटिमेंट के नाम पे वोट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 45 सीटें जीती। मैनिफेस्टो की बात करूं, 200 यूनिट फ्री, 5 से 10 किलो राशन, एक गैस सिलेंडर महीने का फ्री, हॉस्पिटल्स के हालात ठीक हो जाएंगे, 1 लाख जो है वो रोजगार देने हैं। इफ्तिकार भाई, ये मुंगेरी लाल के सपने जो हैं ये रात को सोते टाइम ही अच्छे लगते हैं। और हमारे लोग जो हैं, खसूसन मैं माफी चाहता हूं पीर पंचाल और जम्मू कश्मीर के, उस दिन जिस दिन इलेक्शन था, इन्होंने वो मुंगेरी लाल के सपने रात को बेड पे सोते सोते देखे, सुबह ये गए और उन्होंने वोट डाले, और जब सरकार बनी, ये मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने से टूट गए, नींद से जागे, इनको पता लगा ना तो राशन मिल रहा है, ना तो बिजली मिल रही है, ना तो गैस सिलेंडर मिल रहा है। अब जो है ये सरकार कह रही है कि जनाब हमारे पास तो पावर्स ही नहीं है, करने को तो हम बड़ा कुछ करते, लेकिन अब क्या करें, हम मरकजी सरकार जो है वो आज की डेट में हमें कुछ देने को राजी नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब ने अभी पिछले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साफी ने पूछा, उमर अब्दुल्ला साहब आपके मरकज से कैसे ताल्लुकात हैं, क्या आपको जो है वो फ्री हैंड दिया जा रहा है? उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं मेरे रिश्ते तो होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से, उन्होंने तो मेरी पीठ थपथपाई है और कहा है उमर अब्दुल्ला साहब आप काम करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और आपने जो है डट के लोगों के काम करने हैं। और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से पहले कहती थी बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ है, होम मिनिस्टर मुसलमानों के खिलाफ है, प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों के खिलाफ है, हमारे एलजी साहब जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। तो मुझे समझ नहीं आया कि जो लोग इलेक्शन से पहले खराब थे वो इलेक्शन के बाद कैसे जो है वो
उमर साहब के दोस्त बन गए या उमर साहब को फ्री हैंड दे रहे हैं काम करने के लिए। तो इफ्तार भाई, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और जम्मू कश्मीर की हमेशा बदकिस्मती रही है। हमने सेंटीमेंट पे वोट दिया है और लोगों ने अगर सेंटीमेंट पे वोट दिया है तो लोगों को इस सरकार से डेवलपमेंट की कोई तवक्का नहीं करनी चाहिए। ना ये सरकार आज की डेट में कोई डेवलपमेंट कर सकती है। आफ्टर साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे हम। जिस तरह से 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास फुल मेजॉरिटी थी, तो ग्रेटर ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास हुआ। इस वक्त इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा था कि 370 और 35 से हमारा मुद्दा रहेगा, लेकिन जब रेजोल्यूशन पास हुई असेंबली में तो उसमें साफ ये चीज थी कि 370 और 35 का कहीं पे नाम नहीं था। उसमें साफ था कि हमें जो है स्टेटहुड वापस दिया जाए। तो इसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए इफ्तिकार भाई, इलेक्शन से पहले मरकज को आंखें दिखाना एक स्ट्रेटजी थी। ये सब मिली भगत थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की प्लानिंग थी, क्योंकि बीजेपी को पता था कि पीडीपी को जम्मू कश्मीर से बाहर रखना है। तो बीजेपी के पास एक ही ऑल्टरनेटिव था, जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है खुली छूट दी जाए ताकि वो जम्मू कश्मीर में जो है वो सरकार बना सके। इसमें बीजेपी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी मदद की है। आप देखें कि जिस नजरिए से इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बयानबाजी करते थे, आपको याद होगा पुंछ में हमारे जो अब मौजूदा एमएलए साहब हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते थे बीजेपी के खिलाफ, बड़े बड़े नारे देते थे, मुसलमानों को बचाने की बात करते थे। आज की डेट में सबके जो है वो मुंह बंद हो गए हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब का हुक्म आ गया है कि भाई हम इलेक्शन जीत चुके हैं। जितना लोगों को बेवकूफ बनाना था लोग बेवकूफ बन गए हैं। आज की डेट में सरकार हमारी है, तो अब हम जो है मोदी साहब से या अमित शाह साहब से पंगा नहीं ले सकते। अगर उनसे पंगा लिया तो जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं चलेगी। देखें, लोगों के बीच में जाते हैं तो बीजेपी इनकी दुश्मन, दिल्ली में बैठ के गले मिलते हैं तो बीजेपी वाले लोग इनके दोस्त। तो लोगों को बेवकूफ बनाना जम्मू कश्मीर के इफ्तिकार भाई कोई बड़ी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी जमात है, उसमें कोई शक नहीं। शेख साहब ने बहुत काम किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात है जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर का ट्रेंड बदल चुका है। अब ये झूठी सियासत जो है, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा देर यहां नौजवानों में चलने वाली है। और बार बार एक ही को आजमाना, बार बार एक ही को उस कुर्सी पर बिठाना, तो ये मैं समझता हूं ये खतरे की घंटी है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। आप देखें, यहां उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि गैस सिलेंडर तो मैं दे दूं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बिजली 200 यूनिट फ्री तो दे दूं, मरकजी सरकार मेरे को पैसा नहीं दे रही। मैं 1 लाख नौकरियां तो दे दूं, मरकजी सरकार मुझे पैसा नहीं दे रही है। लेकिन इफ्तिकार भाई, अभी आपने पिछला ऑर्डर देखा होगा, उमर अब्दुल्ला साहब ने मरकजी सरकार से गुजारिश की कि मेरे पास अच्छी गाड़ियां नहीं है, इन गाड़ियों में मुझे सड़कें खराब है, जंप लगते हैं, मेरे को बेहतरीन गाड़ियां जो है वो सैंक्शन की जाए। 3.5 करोड़, लगभग 4 करोड़ की जो है 3 गाड़ियां चीफ मिनिस्टर साहब के लिए जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब ने यहां सरकार के या हमारे टैक्स के पैसे से जो जम्मू कश्मीर में खरीदी है। तो जहां अगर हमारे मरकजी के जो मरकज में जो बैठे हुए लोग हैं वो अगर उमर अब्दुल्ला साहब पे मेहरबान हो सकते हैं, 4-4 करोड़ की 3-3 गाड़ियां उनको दे सकते हैं, फिर मैं उमर अब्दुल्ला साहब से सवाल करना चाहता हूं कि आपके लिए मरकजी सरकार के पास पैसा है, आपके ऐशो आराम के लिए मरकजी सरकार आपको मना नहीं कर रही, लेकिन जब गरीब को फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री गैस सिलेंडर देने की बारी आती है तो आप कहते हैं जी मरकजी सरकार जो है हमको पैसा नहीं दे रही। तो इफ्तिकार भाई, आज की डेट में सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को आस्ता आस्ता समझ आ रही है कि लोगों का उल्लू काटा गया है, लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। लेकिन अब जब एक बार इफ्तिकार भाई आप वोट दे देते हैं तो आपको 5 साल इंतजार करना है। 5 साल आप किसके आगे जाके रोएंगे ये तो मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है। आफ्ताब साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमारे पीर पंजाल की बात करें या फिर हम सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें, मुख्तलिफ मकामात पे जो है सड़कों के हालात खराब है, गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं, पेशेंट्स जो है उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सड़कों की हालत जो है काफी खराब हो चुकी है। तो आवाम जो है परेशान है। आवाम की इस परेशानी को आप किस तरह देखते हैं और आपके क्या व्यूज रहेंगे इस पे? देखें इफ्तिकार भाई, आवाम तो परेशान है ही। अब यहाँ 2 पावर सेंटर हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो है वो गवर्नर साहब के तय चल रहे हैं। अब जो है छोटा मुलाजम है ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सरकार के तय चल रहा है। आपस में कितना कोऑर्डिनेशन है, ये लोग तो कहते हैं कि आपस में सब ठीक चल रहा है,
क्योंकि लोगों को जवाब देना है। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ चीजें इफ्तिकार भाई ठीक नहीं है। डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसको ट्रांसफर इधर से उधर करना वो गवर्नर साहब के अख्तियार में है, वो चीफ मिनिस्टर के अख्तियार में नहीं है। ना चीफ मिनिस्टर उसको ट्रांसफर कर सकता है। अगर आप तहसीलदार कोई गलती करता है तो आज का मौजूदा एमएलए तहसीलदार को ट्रांसफर करा सकता है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफर नहीं करा सकता, एसएसपी को ट्रांसफर नहीं करा सकता। जब एक ही रियासत में कहूंगा, चले आज की डेट में हमारे यूटी है, जम्मू कश्मीर में जब दो दो सरकारें चल रही हों तो लोग भी परेशान, यहां के मुलाजमीन भी परेशान कि इसकी बात सुने या उसकी बात सुने, इसकी सुने तो वो नाराज, उसकी सुने तो ये नाराज। उससे जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हो रहा है। जहां तक आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, देखें कश्मीर जम्मू इन दोनों आपसी लड़ाई, डोगरा वर्सेस कश्मीरी, इसमें चनाब खित्ता भी जो है वो पिछड़ गया है डेवलपमेंट में, और खसूसन हमारा पीर पंचाल रजौरी पुंछ भी जो है पिछड़ गया है। ये लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। और आज भी जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे वो रजौरी से बिलोंग करते हैं, और जब भी देखो उनको हमेशा जम्मू की बात करते हैं। मैं जी उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे बना दिया तो जम्मू से कोई मेरे खिलाफ जो है आवाज नहीं उठ रही, जम्मू की जो डेवलपमेंट हो रही, मतलब रहने वाले पीर पंचाल के। लेकिन आज भी उनके दिमाग में कश्मीर और जो है ये जम्मू घूम रहा है। तो उससे बड़ी बदकिस्मती जो है हमारे इलाके के लिए क्या होगी इफ्तिकार भाई, आज भी पूरी कैबिनेट, उमर अब्दुल्ला साहब, बाकी जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो कश्मीर में बैठे हुए हैं कि कश्मीर के लोगों को कोई परेशानी ना हो, उनको बिजली प्रॉपर जो है वो पहुंचे, उनके रास्ते बंद ना हो, उनके सड़कें जो हैं वो ठीक ढंग से बने, उनके और तरक्याती काम जो है उनको ठीक ढंग से कराया जाए। लेकिन इन लोगों के पास रजौरी पुंछ और ये जो हमारा चनाब वैली का खित्ता है, यहां जाने में जो है इनको परेशानी हो रही है। तो बस बदकिस्मती हमारे लोगों की ये है कि रजौरी पुंछ में भी 7 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं, लेकिन जिस नजरिए से लोगों ने वोट दिया उस नजरिए से वो डेवलपमेंट और वो जो जोशो खरोश लोगों में उस वक्त था वो टोटल खत्म हो चुका है। सरकार का टोटल फेलियर है। ग्राउंड पे आप देखें, अब मंडी इलाके की आपकी अगर मैं बात कर लूं, राशन टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, ठंड में लोग परेशान हाल है, बाकी जो बेसिक चीजें हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है, सड़कों का जो बुरा हाल है। तो इसलिए मैं लोगों से एक चीज की गुजारिश करना चाहूंगा कि एक दिन आपको मिलता है वोट डालने का, अगर उस दिन आप समझदारी करके वोट डालते हैं या आने वाले टाइम में आप समझदारी करेंगे तभी आपके इलाके की डेवलपमेंट होगी। अदरवाइज मैं हमेशा कहता आ रहा हूं और खुल के कहता हूं, कश्मीर की जो लीडरशिप है इसने हमेशा जो है वो कश्मीर के बारे में सोचा है, कश्मीर की तरक्की के बारे में सोचा है। आज भी देखें उमर अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि मैक्सिमम टूरिज्म जो है वो कश्मीर में आए। उमर अब्दुल्ला साहब के मुंह से कभी जो है रजौरी पुंछ की बात नहीं निकली, जम्मू की बात नहीं निकली और खित्ता चनाब वैली की बात नहीं निकली। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए ये जो लोग जहां के रहने वाले हैं और जहां से इनको अक्सरियत में जो सीटें मिलती हैं, डेवलपमेंट भी जो है उसी इलाके की जाती है। रजौरी पुंछ के लोग भेड़ बकरियां हैं, जहां ये कश्मीर की लीडरशिप कहेगी हमारे लोग जो है वहीं सर झुका के जो है वो सलाम करने के लिए, बाकी डेवलपमेंट करने के लिए लोगों को हमने नहीं चुना। आफ्ताब साहब, आपसे एक आखिरी हम सवाल समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोजगारी है वो आसमान छू रही है, बड़े हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं बेकार बैठे हैं। कश्मीर में जो है तकरीबन ठीक चल रहा है क्योंकि वहाँ टूरिज्म है, टूरिज्म के थ्रू जो है वहाँ के लोगों का जो है रेवेन्यू अच्छी तरीके से जनरेट हो जाता है। लेकिन पीर पंजाल में भी जो है टूरिस्ट प्लेसेस हैं, रजौरी के अंदर हैं, पुंछ के अंदर हैं, मंडी हमारी तहसील के अंदर है, लेकिन टूरिज्म के मैप पे लाने में क्या कहेंगे, सिस्टम की खराबी है या नुमाइंदे नाकाम रहे? देखें इफ्तिकार भाई, सिस्टम की नाकामी भी नहीं, मतलब सिस्टम नाकामयाब नहीं है, सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। आपको सिस्टम को चलाना आना चाहिए ना। हमारे 7 एमएलए हैं रजौरी पुंछ के, यहां एक अगर उल्ला साहब, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी 8 या 9 या 10 या 12 सीटों पे होंगे सेंट्रल कश्मीर के, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाक में दम कर दिया है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को समझ नहीं आ रही, मैं आगे खाई पीछे कुआं, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मजबूर कर दिया और चीफ मिनिस्टर के घर के सामने प्रोटेस्ट कर दिया। कश्मीरी लीडरशिप की अगर मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूं ना इफ्तिकार भाई, एक पॉजिटिव बात भी करना चाहता हूं। ये लोग अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको पता है कि लोगों ने हमें वोट दिया है, लोगों के आगे हमारी जवाबदारी है। अगर उल्ला साहब अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ गए
और जाके उनके घर के सामने जो प्रोटेस्ट कर दिया, चीफ मिनिस्टर को मजबूर कर दिया, वो रिजर्वेशन पे जो है वो कमेटी बनाई। लेकिन हमारे राजौरी पुंछ के जो 7 एमएलए हैं, ये इस वक्त मतलब इतना डर डर के जी रहे हैं, इनको लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब नाराज हो गए, अगली बार हमें मैंडेट नहीं मिलेगा। उमर अब्दुल्ला साहब नाराज हो गए, हमको जो है वो चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर जो है वो नहीं बनाया जाएगा। और बदकिस्मती देखें, मेरे को लगता है पुंछ से ज्यादा इस वक्त आज की डेट में सर्दी कश्मीर में है, लेकिन कश्मीर का हर एमएलए, कश्मीर का हर मिनिस्टर अपने इलाके में बैठा है, अपने इलाके में घूम रहा है, अपने लोगों की मुश्किलातों को हल कर रहा है। लेकिन हमारे राजौरी पुंछ वाले जो एमएलए हैं, उनको जो है वो बहुत सर्दी लगती है, वो जम्मू में अपने सरकारी घरों में जो आराम कर रहे हैं। तो बदकिस्मती ये है ना, जिस वक्त लोगों को जरूरत है, वोट तो इन्होंने ले लिए 45-45 हजार, लेकिन जब लोगों को जरूरत है, ये घरों में आराम से अपनी फैमिलीज के साथ बैठे हुए हैं, और लोग जो है वो सर्दी में राजौरी पुंछ में वो परेशान हाल है। कश्मीरी लीडरशिप की क्वालिटी भी ये है, जब उनको वोट लोग देते हैं, उनको गिरेबान से भी पकड़ते हैं। हमारे लोग शरीफ सादे लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, हमारे लोग वोट भी देते हैं, एमएलए के पैर भी पकड़ते हैं, एमएलए के हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन उनके उनके पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है जाके वो अपने एमएलए को सवाल कर सकें। अगर कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर में तरक्की हो रही है, वही सरकार कश्मीर में है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वही सरकार जो राजौरी पुंछ में है, तो राजौरी पुंछ में उस तरीके से तरक्की क्यों नहीं हो रही? वो टूरिज्म पे हमारा जम्मू राजौरी पुंछ क्यों नहीं आ रहा कि अगर कोई दिल्ली बॉम्बे से आता है, अगर उसने कश्मीर जाना है, तो ये लीडरशिप उसको क्यों नहीं बताती कि जम्मू कश्मीर में राजौरी पुंछ भी एक बहुत खूबसूरत जगह है जहां ये टूरिस्ट आ सकते हैं। उससे होगा क्या? नौकरियां तो ये दे नहीं सकते, चले अगर टूरिस्ट आएगा, कोई रेडी वाला है, दुकानदार है, गाड़ी वाला है, तो उसको वो पैसा जनरेट होगा, वो अपने बाल बच्चों को पाल सकेगा। लेकिन इफ्तिकार, वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें हमेशा जो है कश्मीर की लीडरशिप ने बेवकूफ बनाया। हम डर डर के जिए हैं, और आज भी जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान को आजाद हुआ तो 1947 में, लेकिन हमारे एमएलए जितने भी हैं राजौरी पुंछ के, और खुसूसन हमारी आवाम, वोट देने वाली आवाम, वो आज भी जो है इस कश्मीरी लीडरशिप की गुलाम है। और ये गुलामी की जंजीरें ये कब तोड़ेंगे, कब इस गुलामी से बाहर आएंगे, और ये समझेंगे कि जितनी ताकत की वोट कश्मीर के पास है, उतनी ताकत की वोट हमारे पास भी है, लेकिन हमारी वोट की वो अहमियत नहीं है जितनी कश्मीर के लोगों की वोट की अहमियत है। चलिए आफ्ताब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अख्तार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम मोहतरम हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, कुछ अहम चीजों को लेके, मौजूदा सूरत हाल को लेके, डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके हमारे बातचीत कर रहे थे सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एडवोकेट आफ्ताब गनी साहब। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाजत। खुदा।